कफ माफिया यानी सिरप माफिया और बनारस में देह व्यापार। हालांकि मुझे ये बात बड़ी विचित्र और थोड़ी सी वैसी लगी कि देह व्यापार किस शहर में नहीं है। जैन साहब बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। भारत का कोई शहर बता दीजिए देह व्यापार ना हो, और किसी पार्टी का कोई ना कोई नेता अभिनेता उसमें शामिल ना हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष। ऐसा संभव है क्या? मुझे नहीं लगता कोई शहर ऐसा है। इंटरनेट उठा के देख लो, हर शहर की लिस्ट है अशोक जी, आज से नहीं पहले से। शाम की दवाई का ख्याल तो चल ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। घुसपैठियों के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कठोर आदेश आ गया है कि देश में घुसपैठिए नहीं रह सकते और ये घुसपैठिए भारत के नागरिकों के हक पर कुंडली मार के बैठे, इन्हें देश से निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया और घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट हो रही है। डिबेट में आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो तो दोस्तों आप पता है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया तो हामी भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन तंज और आक्रमण करना छोड़ेंगे नहीं बीजेपी के खिलाफ। तो उन्होंने कफ सिरप और देह व्यापार का मामला उठाया। तो दोस्तों इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी का क्या रिस्पॉन्स रहा वो आप डिबेट में देखोगे, और एसआईआर के खिलाफ जो प्रपंच रच रहा है विपक्ष उस पर और इस घुसपैठियों पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो तर्क रखे, जो इसमें विश्लेषण किया है वो देखने लायक बनता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त मजेदार डिबेट है। पूरा देखिए दोस्तों, सच में आपको नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा और आनंद भी अवश्य आएगा इस डिबेट में। तो शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। वंदे मातरम पर अशोक जी की पार्टी की समस्या, उलझन जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी उलझन दीदी की है। अखिलेश जी की उतनी उलझन नहीं है। इन्हें अखिलेश जी को जियाउर रहमान बर्क कोई समझाना है क्या? कह रहे बवाल ना करो भाई, शांत रहो। दीदी के यहां मामला बहुत गंभीर है। वंदे मातरम के रचयिता बंगाल के थे। वंदे मातरम के अगेंस्ट जाए दीदी तो बंगाली अस्मिता का प्रश्न खड़ा होगा, बंगाल में चुनाव मुश्किल हो जाएगी। और वंदे मातरम गाने लगे तो फुरफुरा शरीफ वाले नाराज हो जाएंगे क्या? तो भी मामला गड़बड़ा जाएगा। वहां मामला ज्यादा फंस गया अशोक भाई, ये जान लो। यूपी में उतना नहीं है। आपको जियाउर रहमान बर्क जैसे 2-4 लोगों को समेटना होगा, बाकी आप रास्ता निकाल लोगे गोलमोल करके, जलेबी टाइप, ताकि इधर वाले भी ना दुखी हो, उधर वाले भी रास्ता निकल जाएगा। लेकिन बहन जी कहां, दीदी कहां जाएंगी? प्रश्न एसआईआर के जरिए मुझे लग रहा है ऐसा तो हो गया कि अंधेरे कमरे में एक टॉर्च तो मारी जा रही है, कम से कम कुछ तो हड़कंप मची रहा है। हम बंगाल में देख रहे हैं बीएसएफ वालों का काम बढ़ गया, झोला झुटरी लेके, अकरी बकरी लेके सैकड़ों लोग लाइन में लगे, बोले भैया बाहर जाना है। बोले क्यों? बोले ना इधर नहीं रहना। तो कुछ तो अच्छा हो रहा है, कम से कम इसी की तारीफ होनी चाहिए। नहीं 10-20 हजार आदमी ऐसे ही कम हो जाए, समझो कुछ तो राहत हुई। मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण से आप एसआईआर के समर्थन में आज एक वक्तव्य जारी कर दो कि कुछ तो भाग रहे हैं, लाठी डंडा भी नहीं करना पड़ रहा, मार तोड़ भी नहीं करनी पड़ रही कि अंटाप कंटाप चल रहे हो, वो स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं। कर भैया जान बख्श दो, हम जा रहे हैं, बकरी भी ले जा रहे हैं। बड़ी समस्या है। सरकार कोई काम करे, कहा जाता पहले क्यों नहीं किया, तो अब ना कुछ ना करें, चद्दर ओढ़ के सो जाए। गजब बात। बोले पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? अरे दादा 70 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, फांसी दे देंगे क्या? नहीं हटी गरीबी तो क्या हट गई? तब नेहरू जी ने कहा था कोई भ्रष्टाचार करेगा मैं लैंप पोस्ट पे लटका के फांसी दूंगा। किसमें? लैंप पोस्ट। नेहरू जी के शब्द उद्धृत कर रहा हूं। है उन्हीं के कार्यकाल में जीप घोटाला हो गया, नेहरू जी के समय में ही। और मैं आरोप नहीं लगा रहा, नेहरू जी के सगे और इकलौते दामाद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भ्रष्टाचार खोला। फिरोज गांधी, राहुल जी के बाबा, नेहरू पंडित जी के सगे इकलौते दामाद ने कहा। तब क्या करें? चुनाव लड़ने में रोक लग गई उनके? नहीं ना, मुद्रा कांड भी चलता रहा और पार्टी भी चलती रही। अशोक जी मुझे लग रहा है कि एसआईआर ने ये घुसपैठ वाले मामले में भी बिना बोले कुछ हलचल मचा दी है। बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर बता रहे हैं कि तीर निशाने पे लगा है। अब उनको कोई रोके तो नहीं रुक रहे, अपने झोला झुंगड़ लेके चले जा रहे, बोलना अब नहीं आ रहेंगे। तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। नहीं, ममता जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। वो सड़क पर उतर गए कि एसआईआर तुरंत बंद करो। उनको कहना चाहिए था एसआईआर से हमको बाकी आपत्तियां हो सकती, लेकिन कम से कम अगर 1000-2000 आदमी भी उधर चला जाए तो ये तो अच्छी बात है। नहीं कहना चाहिए अशोक जी?
मतलब देखिए, एसआईआर से विरोध हम लोगों का तो था नहीं। आपके चैनल पर भी मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारे माननीय सांसद डिंपल यादव जी भी बोल चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। एसआईआर से कोई विरोध नहीं, एसआईआर के प्रोसीजर से विरोध था, है और रहेगा। दूसरी बात आपने कहा घुसपैठिए बाहर चले जाएंगे, तो कम से कम सरकार को अभी जहां जहां बिहार में तो एसआईआर कंप्लीट हो गया, वहां पे सरकार को एक आंकड़ा दे देना चाहिए कि एसआईआर के पहले इतने घुसपैठिए थे, एसआईआर के बाद हमने इतने घुसपैठियों को डिटेक्ट किया और इनको डिपोर्ट कर दिया या इनको हमने बाहर कर दिया। एक आंकड़ा सरकार को देना चाहिए और लिखा पढ़ी में देना चाहिए। काशी जो कि अध्यात्म का केंद्र, मोक्ष प्राप्ति का केंद्र और भगवान विष्णु का घर माना जाता था, शिव की नगरी मानी जाती है, उस काशी में आप ही के पार्टी के लोग देह व्यापार चला रहे हैं, देह व्यापार चला रहे हैं। आप बताइए कि इस तरह का काशी धार्मिक नगरी अध्यात्म केंद्र में आप ही के पार्टी के लोग इस तरह का मतलब गंदा काम कर रहे हैं, वो भी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे? कब सिर्फ माफियाओं का शुद्धिकरण नहीं करेंगे? तो शुद्धिकरण के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप शुद्धिकरण करना कहां चाहते हैं? आप शुद्धिकरण नहीं करना चाहते हैं, उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। जी हम तक एक बात नहीं समझ पाया, जो लोग राजनीति करने आए वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आए हैं, नहीं तो टटिया बाबा क्या बैठ के नहीं कीर्तन करते राधे 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 राधे। और किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? कई बार लोग कहते हैं कि वो पार्टी राजनीति कर रही है, तो मैं उनसे कहता दादा वो पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है, वो कुरान की आयतें पढ़ेगी क्या? राजनीतिक फायदा तो लेने के लिए पार्टी बनाता आदमी ने, किस लिए बनाता आप बताओ? ने अपने घर में आलू खेती नहीं कराई शांति से बैठ के, क्यों पार्टी बनाता? राजनीतिक फायदे के लिए बनाता है कि भाई सांसद होंगे, विधायक होंगे, नगर पालिका में जाएंगे, कुछ माल मत्ता होगा, कुछ जलवा जलाल होगा, गाड़ी घोड़ा आएगा, यही ना सब है। अब अशोक जी हमारी भी आंखें बड़ी खराब हैं, हमने ऐसे ऐसे लोग देख लिए जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, बिना गुथी हुई, क्या नीली बद्दी वाली चप्पल, उसमें भी 4 थेगड़ी लगी। मुफ्ती साहब वो 10-10 हजार करोड़ के आदमी हो गए। कितने? 10-10 हजार करोड़ के। गुड्डू पप्पू के पास वैसे मोटरसाइकिल नहीं है फ्रीली, जैसे उन्होंने जहाज रख लिए, तो लाभ मिला तभी नहीं रख लिए होंगे, कोई लॉटरी तो निकली नहीं। कफ माफिया, क्या नहीं, सिरप माफिया और बनारस में देह व्यापार। हालांकि मुझे ये बात बड़ी विचित्र और थोड़ी सी वैसी लगी कि देह व्यापार किस शहर में नहीं है। जैन साहब बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे, भारत का कोई शहर बता दीजिए देह व्यापार ना हो, और किसी पार्टी का कोई ना कोई नेता अभिनेता उसमें शामिल ना हो, परोक्ष या प्रत्यक्ष। ऐसा संभव है क्या? मुझे नहीं लगता कोई शहर ऐसा है। इंटरनेट उठा के देख लो, हर शहर की लिस्ट है अशोक जी, आज से नहीं पहले से। शाम की दवाई का ख्याल तो चल ही रहा है। मेरा तो एक ही नपना है, कोई जात हो कोई धर्म हो, अपराधी है कठोरतम दंड होना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन होना चाहिए। दलन जान रहे ना भैया? कूच कूच के दलन होना चाहिए। ये नहीं कि बिरयानी चल रही है जेल में, मौज ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड निर्णायक होना चाहिए। कप सिरप वाला हो और चाहे नकली घी बेचने वाला हो, नकली दवा बनाने वाला हो, कोई हो, जो भी लोक व्यवस्था को भंग कर रहा है, चुनौती दे रहा है, वो या तो ऊपर जाए या जेल में जाए, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होता। पुलिस से आड़े लड़े तो ऊपर जाए और नहीं तो जेल जाए, और जेल में हो उसकी कुटाई। दिक्कत तब मालूम होती है जब मुफ्ती साहब, जब किसी बड़े अपराधी को जेल में बंद करो ना, और उससे मिलने कोई बहुत बड़ा नेता चला जाए, क्या तो पूरे सिस्टम को मैसेज हो जाता है कि जेल में इनको कैसे रखना है, दामाद की तरह। क्या सुबह भीगे हुए अखरोट और काजू इनको नाश्ते में देने हैं, पता लग जाता है। क्योंकि आए तो ये बलात्कार में है, लेकिन जेल में भी इनसे साक्षात्कार हो रहा है, इसका मतलब आदमी बड़ा है। ये समस्या है, मैं नाम भी ले सकता हूं। फिर जेल में 10 साल रहो आप, अशोक भाई गलत कहूं तो टोक देना, 10 साल रहो, जब 20 साल रहो, मैं 20 नाम बता दूं, मुझे किसी चीज के लिए गूगल नहीं देखना, ना मेटा करना है। मैं 20 अपराधी गिना दूं जो जेल में दरबार लगाते रहे। कैसे लगाते रहे? उनके दरबार में जिले के अधिकारी पेश होते रहे, बोले पीडब्ल्यूडी वाले को लाओ, बोले हमने कहा था इनको ठेका दे रहे हो, उसको कैसे दे दिया? भले कोई खंडन करे, मैं तो जानता हूं प्रत्यक्ष। तब क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे हुए उस समय के लोगों का संरक्षण उनको हासिल था। आजीवन कारावास के दोषी लोग जेल से सिस्टम चला रहे थे, जेल से सिस्टम।
कैसे चल रहा था? कहीं ना कहीं बड़े लोगों का वरदस्त रहा होगा। यहीं से समस्या पैदा होती। अब बात रोहिंग्या की है या किसी भी किस्म के घुसपैठिए की है। मुफ्ती साहब ने कहा नाइजीरियन भी भगाओ, अफ्रीकन भी भगाओ। मुफ्ती साहब बिल्कुल भगाओ, युगांडा कहो उसको भी भगाओ, लेकिन नाइजीरियन कम से कम अलग से पहचान में आते हैं। वो छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, और उनकी पड़ताल के लिए कोई बहुत योग्य पुलिस अधिकारी नहीं चाहिए। क्या सामान्य होमगार्ड भी देख के बता देगा कि ये नाइजीरियन है? बांग्लादेशी को डीजीपी को भी 4 दफा कागज समझना पड़ेगा कि यार ऐसा हो गया ओरिजिनली असम का हो, हम बांग्लादेशी समझ लें। क्या पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, भारत से जो लगे हुए देश है, वहां के चेहरों में अंतर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं, उनके लोगों के चेहरे और इधर हमारे यहां जो रह रहे हैं उनके चेहरे में कोई फर्क है क्या? रंग, रोगन, नाक, कान सब एक से है। वहां घालमेल की संभावना ज्यादा है। क्या आम की टोकरी में कटहल छुप नहीं सकता, लेकिन लंगड़ा आम में चौसा आम छुप जाएगा। उसको ढूंढने के लिए काबिल अधिकारी चाहिए। लंगड़ा की टोकरी में जन साहब चौसा छुप जाएगा, उसको ढूंढने के लिए बड़ी शार्प आंखें चाहिए। लेकिन आम की टोकरी में एक कटहल रख दो, वो नहीं छुप सकता। होमगार्ड डंडे से पहचान लेगा कि कटहल है। यही अंतर है घुसपैठ में। मुफ्ती साहब, किसी भी देश का कोई भी नागरिक वैधानिक कागजों के विरुद्ध अगर यहां रह रहा है तो वो घुसपैठिया है, ठीक। लेकिन जो शक्ल से पहचाना जा रहा है, जो अपनी शक्ल बदल नहीं सकता, कहां तक भागेगा? लेकिन इधर जीजा रह रहे, उधर से साले आ गए, जीजा साले की शक्ल एक सी, कैसे अंतर करोगे? आधार कार्ड बनवा लिया यहां, अब मौज ले रहा है, और 11 बच्चे हो गए, क्या करेंगे? चेहरे में कौन अंतर करेगा? फिर आदमी ये भी डरता गुरु गलत हाथ ना पड़ जाए कहीं, ओरिजिनली यहीं का निकले। संदेह का लाभ वहां मिल रहा है। इस संदेह का लाभ खत्म होना चाहिए। खैंचहु चाप मिटे संदेहु, तुलसीदास जी ने कहा। धनुष की प्रत्यंचा उठाई कसिए ताकि संदेह दूर हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के शब्दों से इस बात को समाप्त करूंगा। भारत घुसपैठियों का रेड कार्पेट वेलकम नहीं कर सकता। देश के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार नहीं हो सकता। कोई घुसपैठी भारत में भारत के नागरिकों के समान अधिकार की मांग नहीं कर सकता। ये सबको स्वीकार करना चाहिए, पार्टी कोई हो, नेता कोई हो। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण तो आपको पसंद ही आया होगा, और अशोक यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाए और अपनी बात रखी, उसका भी जवाब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सटीक तरह से दिया, वो भी आपको अवश्य पसंद आया होगा, और ये डिबेट वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।